दिस इज पुशान अलगिया फ्रॉम लर्न आईटी विद पुशान। तो आज क्या है, सीओए का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। अभी रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है, तो हम अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो उसमें क्या होता है, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो प्रोग्राम लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं। और जब वो एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर हमें कुछ मीन्स मैनिपुलेशन या फिर ऑपरेशन करके हमको रिटर्न करता है। वैसे ही जब भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ जब भी डील करना हो, तो उसके एक रिप्रेजेंटेशन करने की एक टेक्निक है जिसको रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बोलते हैं। ये दो वर्ड है एक्चुअली, एक है रजिस्टर ट्रांसफ़र और एक है लैंग्वेज। रजिस्टर ट्रांसफ़र मीन्स क्या, इन्फॉर्मेशन जब भी मेन मेमोरी दैट इज़ रैम में है, उसको पहले रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना होता है। उस रजिस्टर ट्रांसफ़र में जो हमारे कमांड्स यूज़ होते हैं उसको रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में गिना जाता है। ठीक है, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल है, तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में आता है। ठीक है, द इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ट डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द सेट ऑफ रजिस्टर, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन एंड कंट्रोल दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। अब कोई भी अगर आप हार्डवेयर का डिज़ाइन कर रहे हो तो इसके लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो उसमें कितने सेट ऑफ रजिस्टर्स अवेलेबल है जिससे आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सेकंड इज सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, मीन्स वो जो रजिस्टर में वैल्यू आपने स्टोर की उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और कंट्रोल दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस, मीन्स वो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इसके लिए एक काउंटर चाहिए जिससे क्या है कि आपका कंट्रोल डिफरेंट जगह पे आप मूव कर पाए। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज है, उसका डेफिनेशन क्या है, द सिंबॉलिक नोटेशन used to describe the micro operation transfers among register is called a register transfer language। कोई भी रजिस्टर्स के बीच में जो भी माइक्रो ऑपरेशन हो रहा है, माइक्रो ऑपरेशन मीन्स क्या, जैसे माइक्रो मीन्स क्या कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उस पे जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक रजिस्टर है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। ठीक है, उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो वो स्मॉल लेवल पे जो एक एक बीट का जो मैनिपुलेशन या फिर ऑपरेशन होता है उसको माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। और उनका जो माइक्रो ऑपरेशन से जो वैल्यू जनरेट होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पे। जनरली हमारे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें तीन टाइप के रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है कि वो एक मोस्ट कॉमन ऐसा रजिस्टर है जिससे सीपीयू डायरेक्टली अटैच्ड है। कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो पहले वो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी, फिर उस पर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही होगा। फिर होता है एक जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ये क्या है कि जो सीपीयू जनरली यूज़ करता है, तो उसमें क्या आएगा, दिस आर यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसका कोई रिजल्ट आया तो उसको इंटरमीडिएटली स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो लिखते हैं तो उसमें ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अब कुछ रजिस्टर्स ऐसे भी होते हैं हमारे हार्डवेयर पार्ट में कि उनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, जैसे MARM मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBRM मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इधर नाम ही बता रहा हूँ। आपको अभी क्या देखना है कि कौन कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल है, आपको इसके डीप में अभी आगे हम जाएंगे। अभी सिर्फ नाम देखना है कि कौन से रजिस्टर का क्या नाम है, ये नाम याद रहना चाहिए। जैसे PC में अगर बोलता तो वो प्रोग्राम काउंटर है, IR बोलता तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म में जनरली अवॉइड करूँगा क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी ये सारे रजिस्टर्स है, ठीक है, वो आपको पॉज करके देखना है तो आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र पे। अब रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज है ना, उसके कुछ रूल्स है। कोई भी लैंग्वेज होता है उसका कोई ग्रामर होता है, वैसे ही रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज का एक ग्रामर है। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है उसका एक स्पेसिफिक वे है। फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी रजिस्टर को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैपिटल लेटर्स में होता है। जैसे इधर देखते हैं कि R1 और ये एरो है R2, उसका मतलब क्या है कि R1 एक रजिस्टर है और R2 एक रजिस्टर है। तो पहला रूल ये हुआ कि कोई भी रजिस्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेकंड रूल क्या है, रजिस्टर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके साथ एक सबस्क्रिप्ट की यूज़ की जाती है। 1 और 2 है वो एक सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, उसका मतलब क्या कि
आर और आर लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन R1 और R2 लिखा मीन्स क्या हमें पता चला कि दो डिफरेंट रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर के बाद एक सबस्क्रिप्ट लिखी जाती है जिससे क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये रजिस्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये दो रूल हो गए। अब थर्ड रूल क्या है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में स्टोर या फिर ट्रांसफ़र करनी हो तो ये एक एरो का सिंबल का यूज़ होता है। ये एरो सिंबल है मीन्स। और एक चीज़ याद रखनी कि एरो कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है ना, पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। एरो इज ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो R1 की वैल्यू है वो वैल्यू R2 में स्टोर हो रही है। इसका मतलब यही है कि R2 में R1 की वैल्यू स्टोर हो रही है या फिर R1 की वैल्यू R2 में स्टोर हो रही है। ठीक है, ये सिंपल इसका मीनिंग है। अगर ऐसा लिखे R2 फिर एरो है और फिर R1 है तो उसका मतलब क्या है कि R1 की वैल्यू R2 के अंदर स्टोर हो रही है। इसे इधर लिखे, इट डिनोट्स द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम रजिस्टर R1 इनटू R2। R1 की वैल्यू R2 में स्टोर हो रही है। ठीक है, normally we want to transfer we want the transfer to occur only in predetermined control condition. This can be shown by if then statement. अब ऐसा भी कभी हो सकता है कि हमें कंडीशन के बाद उसको ट्रांसफ़र करना है। जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। इफ़ एल्स है, ठीक है, एल्स इफ है, वो सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक बोला कि अगर ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसका वेट 20 kg है तो इसको उठा के इधर रखना है वरना छोड़ दो ऐसे। तो आप क्या करेंगे, पहले सारी कंडीशन चेक करें कि ये ऑब्जेक्ट है वो 20 kg का है तो पहले वो कंडीशन चेक है। वैसे इधर भी ऐसा ही है कि इफ़ p इक्वल्स 1, अगर p की वैल्यू 1 है तो ये आपको ऑपरेशन करना है कि R1 की वैल्यू R2 में स्टोर करनी है, वरना कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंडीशन ब्लॉक है, अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अब चलते हैं कंट्रोल फंक्शन पे। कंट्रोल फंक्शन क्या है, कंट्रोल फंक्शन इज अ बुलियन वेरिएबल दैट इज इक्वल टू 1 और 0। द कंट्रोल फंक्शन इज शोन एज। अभी कंट्रोल फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू के ऊपर हमारा जो फंक्शन है या फिर ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है। अगर p की वैल्यू 1 है तो ही वो ऑपरेशन होगा, वरना वो ऑपरेशन नहीं होगा। मीन्स ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, p फिर कॉलन है फिर R2 एरो R1। मीन्स क्या, अगर p की वैल्यू 1 है तो ये ऑपरेशन होगा, वरना ये ऑपरेशन नहीं होगा। तो इधर लिखा हुआ है, द कंट्रोल स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद अ कॉलन। इट शोज दैट ट्रांसफर ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ p इक्वल्स 1। p की वैल्यू 1 है तो ही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक इसका मीनिंग है। अब चलते हैं जो जनरल पर्पस सिम्बल्स यूज होते हैं, जो RTL है उसमें जनरल पर्पस जो सिम्बल्स यूज होते हैं वो देखते हैं। RTL वी विल यूज़ द फॉलोइंग सिम्बल्स। पहला है ये अभी हमने देखा कि ये जो सिंबल है उसका मतलब क्या है कि रजिस्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक रजिस्टर में से वैल्यू दूसरे रजिस्टर में स्टोर हो रही है, तो ये सिंबल यूज़ होता है। फिर वर्ड इंडेक्स है, बीट इंडेक्स है, ये फिर आपको सिर्फ देखना है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जब भी यूज़ होगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी क्या है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। फिर डेफिनेशन है, कॉन्केटेनेशन है, मीन्स दो चीज़ को एक साथ जोड़ना है तो कॉन्केटेनेशन यूज़ होता है। फिर पैरेलल सेपरेटर है, इसके लिए कॉलन यूज़ होता है। सिक्वेंशियल सेपरेटर है, इसके सेमी कॉलन यूज़ होता है। रेप्लिकेशन है, इसके लिए @ सिंबल यूज़ होता है। वैसे डिफरेंट सिंबल्स है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन से ऑपरेशन आप इस पर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन अभी जो भी अगला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं, पर आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि जब भी कोई दो रजिस्टर में जो भी वैल्यू स्टोर है उन दोनों का अगर एडिशन करते हो तो ऐसे लिखते हैं कि पहले R1 + R2 किया, उसका जो आउटपुट आया वो R3 में स्टोर किया। इधर क्या, वो R1 - R2 किया, उसका जो आउटपुट आया वो R3 में स्टोर किया। इधर क्या किया, R2 का कॉम्प्लीमेंट किया, उसका जो आउटपुट आया वो R2 में ही स्टोर किया। ठीक है, तो ऐसे होता है जब भी कोई ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो ये बेसिक एक वे है आपको रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में लिखने का। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि R1 - R2 की वैल्यू R0 में स्टोर करनी है। तो इसका एक हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो आपको पता है कि हार्डवेयर में कभी भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था
कि एक्चुअली में सब्सट्रैक्शन जैसी चीज़ ही नहीं है कंप्यूटर में। उसमें क्या होता है, एडिशन ही होता है। तो आप क्या करते हैं, पहले टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते, फिर उसको ऐड करते, तो वो क्या सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर लिखा है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर -R2 है ना, उसको R2 डैश मीन्स R2 का कॉम्प्लीमेंट करो, वंस कॉम्प्लीमेंट करो और +1 करो, मीन्स ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि R0 में क्या वैल्यू स्टोर करनी है, R1 + R2 कॉम्प्लीमेंट +1। ठीक है, ये वैल्यू आपको R0 में स्टोर करनी है। तो उसकी सर्किट कैसे बनेगी, तो ये बहुत ही एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, R1 R2 ये दो रजिस्टर मीन्स उससे एक फ्लिप फ्लॉप से जो रजिस्टर बना है वो है, ये एडर सर्किट है, और ये R0 मीन्स जो फाइनल जिधर आपको वैल्यू स्टोर करनी। पहले क्या कि R1 की वैल्यू एडर में डाल दी, R2 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करके एडर में डाल दी, और तीसरा 1 को एडर में डाल दिया। ठीक है, इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा उसको R0 में स्टोर कर दिया। ये एक बेसिक वे है, एक बेसिक सर्किट है जिससे कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर की सर्किट बनती है, पर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा ऑपरेशन को रियल लाइफ हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये R0 मीन्स R1 - R2 की वैल्यू R0 में स्टोर की, तो हार्डवेयर लेवल पे कैसे हुआ, तो ये सर्किट है, इस तरह से हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। अब बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र, बस का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बस है उसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिससे सारी चीज़ें कनेक्टेड हो। ठीक है, एक बस है, उसमें क्या होता है कि वो एक वायर है, तो इट इज़ नथिंग बट अ वायर जिससे सारे कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले ले, स्विच बोर्ड, हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है। ठीक है, उस स्विच बोर्ड के साथ सारे स्विचेस मीन्स सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। उसका मतलब क्या है कि किसी को भी अगर आपको ऑपरेट करना है तो वो स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही बस का भी सेम ऑपरेशन कि बस से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है कि मेमोरी, रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, उसको बस बोलते हैं। और इस बस का यूज़ ये होता है कि जब भी मेमोरी या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो बस है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने ये तो बता दिया कि एक वायर कनेक्ट कर दो इधर से इधर, पर ये इन्फॉर्मेशन इधर से इधर स्टोर हो, कौन सा वायर कब वर्क करना चाहिए, किस वायर में से करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो एक मल्टीप्लेक्सर की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके दो एक्चुअली मेथड है, बस को बनाने के दो मेथड है, एक है विथ मल्टीप्लेक्सर, एक है विथ गेट्स, लॉजिक गेट। ठीक है, तो पहले देखते हैं मल्टीप्लेक्सर की मदद से कैसे बनाया जाता है। तो ये जो सर्किट है ना, पहले आपको बहुत हार्ड लग रही होगी, उसमें कुछ है नहीं। पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है आइसक्रीम वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, अगर आप कोई शॉप में जाते हो और उसको बोलते हैं कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो वो क्या पहले बोलेगा कि ये मेनू है, फर्स्ट में फर्स्ट फ्लेवर होगी, सेकंड में सेकंड फ्लेवर होगी, थर्ड में थर्ड फ्लेवर होगी, वो सारे इनपुट्स। जो शॉपकीपर है वो मल्टीप्लेक्सर है, और आप है, आप क्या है, कंट्रोल पिन से। तो मल्टीप्लेक्सर में तीन चीज़ें होती है, एक है कंट्रोल पिन, एक है इनपुट्स, एक है आउटपुट। ठीक है, तो S0 और S1 क्या है, इधर कंट्रोल पिन है। सारे मल्टीप्लेक्सर की दो ही कंट्रोल पिन दी है, मीन्स ये मल्टीप्लेक्सर की भी यही कंट्रोल पिन है, इसकी भी ये कंट्रोल पिन है, इसकी भी ये कंट्रोल पिन है, और ये इसकी भी ये कंट्रोल पिन। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्सर को कंट्रोल कौन कर रहा है, S0 और S1। इनपुट्स कौन कौन से हैं, अब सभी मल्टीप्लेक्सर है उसमें इनपुट इधर दिए गए, A0, B0, C0, मीन्स सभी मल्टीप्लेक्सर के डिफरेंट इनपुट्स है। जैसे ये रजिस्टर का जो 0 बिट है वो इधर है, B रजिस्टर का 0 बिट भी इधर है, C रजिस्टर का 0 बिट वो भी इधर है, और D रजिस्टर का 0 बिट वो भी इधर है। वैसे सारे रजिस्टर के स्पेसिफिक बिट्स उसमें एलोकेट किए हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में, और उसका एक आउटपुट है वो 4 लाइन बस बोला जाता है। ठीक है, 4 लाइन कॉमन बस। ये एक बेसिक सर्किट है। अब इसका वर्किंग कैसे होता है तो वो देखते हैं। पहले क्या होगा कि आप एक कंट्रोल सिग्नल दोगे कि मुझे क्या रजिस्टर ए में से 0th बिट की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, पहले S1 और S0 की वैल्यू ए के लिए सेट होगी, और क्या होगा 0 0, S1 और S0 की वैल्यू 0 0 सेट होगी। उसका मतलब क्या है कि ये इधर जाएगा
और इस मल्टीप्लेक्सर में जाएगा और 0 वाली वैल्यू है उसको फैच करेगा। ये उसका बेसिक मीनिंग है, ठीक है। तो ये एक टेबल दिया है, इसमें देखिए S1 और S0 की वैल्यू जब 0 0 सेट करते हैं तो वो रजिस्टर A को सिलेक्ट करता है। जब S1 और S0 की वैल्यू 0 1 सिलेक्ट करते हैं तो वो B को, फिर 1 0 तो C को और 1 1 तो D को सिलेक्ट करते हैं। ये बेसिक वे है, ठीक है। 1 1 होगा तो क्या होगा, ये D वाले रजिस्टर को सिलेक्ट करेगा। ये बेसिक मल्टीप्लेक्सर है, उसका वर्किंग है। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर आता है तो ये बहुत ही ईजी डायग्राम है, सिर्फ थोड़ी कंट्रोल बस है इसलिए लाइंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये बहुत ही ईजी डायग्राम है एक्चुअली। अगर मल्टीप्लेक्सर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है उसके बारे में, तो वो भी आपको देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपको दिखेगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजिंग ट्राई स्टेट बफर या फिर 3 स्टेट बफर। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब पहले देखते हैं बफर क्या होता है। बफर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बफर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अब ट्राई स्टेट बफर का मतलब क्या है कि उसके 3 स्टेट होते हैं। मीन्स एक इनपुट होगा, एक कंट्रोल होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक है। इसके 3 स्टेट होते हैं, एक इनपुट होगा, एक कंट्रोल इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। इसका मतलब क्या है पहले देखते हैं। इधर से इनपुट आया, ठीक है, ये इनपुट है ए। कंट्रोल क्या डिसाइड करेगा कि ये इनपुट को आगे जाने देना के है कि नहीं, ठीक है। ये कंट्रोल क्या डिसाइड करेगा कि इनपुट को आगे जाने देना है कि नहीं। अगर कंट्रोल सी की वैल्यू 1 है तो इनपुट आगे जाएगा, अगर कंट्रोल सी की वैल्यू 0 है तो इनपुट आगे नहीं जाएगा। तो ये किसका काम करता है, ये वॉचमैन का काम करता है। अगर कंट्रोल, ये उसका जो वॉचमैन है वो हाउस है, जो हाउस कीपर है, वो देखेगा। तो अगर ओनर आ रहे हैं, ठीक है, हाउस के ओनर आ रहे हैं तो गेट खोल देगा और आगे जाने देगा। अगर ओनर नहीं है तो गेट बंद रखेगा और आगे नहीं जाने देगा। अब ये पॉसिबल कैसे होता है, अगर कंट्रोल इनपुट 1 है, सी की वैल्यू 1 है तो ट्रांसफ़र पॉसिबल है, वरना क्या होगा कि रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर देना, मीन्स हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाने का। अगर सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि उधर से करंट फ्लो नहीं हो पाता। ये बेसिक रूल है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, करंट फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वैसे करंट फ्लो इंक्रीज होता है कब होता है, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। ये तो बहुत ही बेसिक थिंग है, ठीक है। तो उस पर ही ट्राई स्टेट बफर वर्क करता है। तो उसके ऊपर से हम एक सर्किट बना सकते हैं जो कंट्रोल बस की है। तो ये सर्किट है उसकी, ठीक है। उसमें क्या, एक डिकोडर यूज़ होता है और 4 ट्राई स्टेट बफर यूज़ हो जाता है। अब डिकोडर क्या है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पहले वो नहीं पता तो पहले वो देखना है, ठीक है। अब देखते हैं डिकोडर का काम क्या है। इसमें क्या 2 सिलेक्शन पिन होती है, S1 और S0। उसके हिसाब से आप कंट्रोल आगे भेजते हो। अगर S1 और S0 की वैल्यू 0 है, दोनों की वैल्यू 0 है, तो ये 0 वाला एक्टिव होगा और ये वाला सिग्नल है वो आगे चला जाएगा। अगर S1 और S0 की वैल्यू 0 1 है तो ये 1 वाला एक्टिव होगा, इसको 1 सिग्नल मिलेगा और ये B0 वाला इनपुट है वही आउटपुट में चला जाएगा। वैसे ही S0 और S1 की वैल्यू 1 0 है तो वो क्या है 2 वाला एक्टिव होगा और C0 की वैल्यू आगे चली जाएगी। वैसे ही S0 और S1 की वैल्यू क्या है 1 1 है तो क्या होगा 3 वाला एक्टिव होगा और D0 की वैल्यू आगे चली जाएगी, ठीक है। और अनेबल क्या होता है, अनेबल एक ऐसी स्विच है, आपको कोई भी एक इक्विपमेंट है उसमें क्या स्विच होती है ऑन और ऑफ की। जब भी ये सर्किट को ऑफ कर देना हो तब ई को 0 कर देते हैं और जब भी सर्किट को वर्किंग रखना हो तब ई को 1 रखते। तो ई आपको लिखना कंपलसरी नहीं है पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। ई क्या है, ऑन ऑफ स्विच है, अनेबल स्विच है, ठीक है। अगर सर्किट को अनेबल करना है तो ई की वैल्यू 1 होगी, सर्किट को डिसेबल करना है तो ई की वैल्यू 0 होगी। अब ये जो है इसके भी सिमिलर स्टेट होते हैं, S0 और S1 की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स थी जिससे हम कॉमन बस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा। पहला, कॉमन बस है क्या। कॉमन बस एक ऐसा सिस्टम है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उसको कॉमन बस बोलते हैं। सेकंड, उसके 2 प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, एक यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, एक यूजिंग ट्राई स्टेट बफर। अब मल्टीप्लेक्सर से अगर इसको बनाते हैं तो क्या होता है, 4 मल्टीप्लेक्सर, अगर 16 बिट
बस बनाते हो तो इसके लिए 16 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। वैसे इधर क्या है 4 बिट का है तो इसलिए 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। जितने बिट का रजिस्टर होगा उतने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर आपको चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसा बोला कि 16 बिट का ये कॉमन बस बनाओ, जिसमें पहले 16 मल्टीप्लेक्सर आएंगे, उसके बाद 16 रजिस्टर्स आएंगे और उसका जो कॉमन बस बनेगा वो 16 बिट कॉमन बस बनेगा, ठीक है। ये इसका आपको याद रखना है, ठीक है। 16 बिट कॉमन बस बनेगा, 16 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, 16 बिट के रजिस्टर्स होंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसका फंक्शन टेबल कैसे है। S0 और S1 कंट्रोल पिन है, उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। वो मल्टीप्लेक्सर का ही फंडा है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर आता है तो ये आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई-स्टेट बफर। ट्राई-स्टेट बफर में किसके कंट्रोल पिन पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर C की वैल्यू 1 है तो ये करंट फ्लो होगा, C की वैल्यू 0 है तो हाई इम्पीडेंस स्टेट होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे ऐसे होता है, ठीक है, वो भी मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 4 बिट एरिथमेटिक यूनिट। ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। एरिथमेटिक यूनिट मीन्स क्या, एक ऐसा यूनिट, ऐसा सर्किट बनाना है आपको जिससे आप 4 ऑपरेशन एक साथ कर पाओ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि एक सर्किट है एडर, आपके पास कंप्यूटर में एक ही सर्किट होती है जो है एडर, उसकी मदद से आपको चारों ऑपरेशन करवाने हैं। तो आपने अभी देखा था सब्ट्रैक्शन है वो एडर सर्किट से बनाया जा सकता है। कैसे, पहले 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, उसको ऐड कर दो जो नंबर के साथ है तो आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है एडर की मदद से तो कैसे करोगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ 2 × 4, तो उसका मतलब क्या है 2 + 2 + 2 + 2, 2 का एडिशन करना है 2 के साथ 4 टाइम्स, ठीक है। इसका ही मतलब होता है 2 × 4। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आपको एडिशन की मदद से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो इसका ये जो सर्किट है उसका यही महत्व है कि फुल एडर, ये एफ है मीन्स फुल एडर, जो सर्किट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है उसकी मदद से हमको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है वो देख लीजिए, एक है ऐड, एक है सब्ट्रैक्ट, एक है इंक्रीमेंट, एक है डिक्रीमेंट और एक है ट्रांसफ़र। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि वो एक बूथ्स एल्गोरिथम की मदद से किया जाता है। अगर डायरेक्टली करेंगे तो पॉसिबल है पर उसमें कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाया। अब 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट में होता क्या है, 4 मल्टीप्लेक्सर होंगे और 4 फुल एडर लेंगे, ठीक है। और A0 अप टू A3 मीन्स 0 to 3 में ये 4 बिट का A है और 4 बिट का B है। ये रजिस्टर्स में वैल्यू स्टोर है, उसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और कंप्यूटेशन करेंगे। S1 और S0 आपकी कंप्यूटेशन पिन है और C है वो क्या है, कैरी है। पहले क्या होता है, A0 और B0 की वैल्यू फीड की जाती है इधर फुल एडर में, ठीक है। A0, A1, A2 और A3 की फुल एडर में वैल्यू आपने फीड कर दी। फिर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में भी आप वैल्यू फीड करते हो, किसकी, B0 की, B1 की, B2 की और B3 की, उसके साथ सिलेक्शन पिन भी आती है, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लीमेंट के साथ भेजा है। अब कॉम्प्लीमेंट का यूज़ क्या होता है, हमने देखा था कि अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो हमें पहले 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, 1's कॉम्प्लीमेंट + 1, इसलिए इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया और उसको भी इनपुट में डाला है, ठीक है। इधर भी 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। और एक है जो सबका 1's कॉम्प्लीमेंट डाल दिया और ये 0 वाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और एक इनपुट एक्स्ट्रा डाला है सब में 0 और 1 का, दोनों का। ये 2 और 3 है ना, सारे पिंस क्या है 0 और 1 है, वो एक्स्ट्रा डाले, जिसका ज़रूरत है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अगर पहले हमें एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन परफॉर्म करना है, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, तो पहले ए का जो 4 बिट है वो तो हमने फुल एडर में डाल दिया है, ये डायरेक्टली अटैच है। देखिए A0 डायरेक्टली अटैच है, A1 डायरेक्टली अटैच है, A2 डायरेक्टली अटैच है और A3 भी डायरेक्टली अटैच है। C क्या है, वो कैरी है। अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था, कैरी मतलब क्या, 2 नंबर का एडिशन करते तो जो कैरी बनता है उसका मतलब क्या, 1 + 1 करते तो कैरी 1 होता है और सम 0 होता है। तो जो कैरी होता है ना वो C में स्टोर होगा, वो वही दूसरे फुल एडर में कैरी फॉरवर्ड होता है, वही तीसरे फुल एडर में कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। वो तो आपको पता है कैसे एडिशन होता है। अब
मल्टीप्लेक्सर में से क्या चीज़ बाहर जाएगी कि बी की वैल्यू क्या आपको फाइंड कर मीन्स डिसाइड करके रखनी है। जैसे बी ज़ीरो है, उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, +1 करेंगे, फिर उसको इधर डालेंगे। वैसे बी वन है, अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो B1 है, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, +1 करेंगे और इधर डालेंगे। वैसे B2 है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, +1 किया, फिर इधर डाला। B3 है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, +1 किया और इधर डाला। तो ये बेसिक सर्किट है सब्ट्रैक्शन। एडिशन है तो उसमें क्या B0, B1, B2, B3 की डायरेक्ट वैल्यू इधर जाएगी। कैसे? ये जो है ना B0 की वैल्यू पहले 0 पे गई तो कंट्रोल पिन भी 0 0 आएगा, इसलिए 0 वाली वैल्यू ही आगे जाएगी। ऐसे परफॉर्म होता है 4-बिट अरिथमेटिक सर्किट। तो ये एक एग्जाम में पूछा जाता है कि 4-बिट अरिथमेटिक सर्किट ड्रॉ कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है कि कंट्रोल पिन का कनेक्शन कैसे होता है। 4 फुल एडर है, 4 मल्टीप्लेक्सर है, 4 इनपुट है और ये कंट्रोल पिन है और एक कैरी है, बस इतना ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। अब ये कंट्रोल पिन के मुताबिक ये आउटपुट आता है और ठीक है, ये आउटपुट आता है, ये इनपुट है। तो आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं। एक्चुअली में सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो माइक्रो ऑपरेशन है उसका मीनिंग क्या है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं। वैसे ही रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में भी थोड़े माइक्रो ऑपरेशन पॉसिबल है। तो पहला जो पार्ट है वो है अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। तो उसमें कौन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और शिफ्ट, ये 5 प्रकार के बेसिक माइक्रो ऑपरेशन पॉसिबल है। 2 बिट का एडिशन कर सकते हो, 2 बिट का सब्ट्रैक्शन, 1 बिट को आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, मीन्स उसको +1 कर देना है, डिक्रीमेंट कर सकते हो मीन्स -1 कर देना है, और शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट का मतलब क्या है? जैसे आपको ऐसा है 1 0 0 1, ये 4 बिट का नंबर है, उसको अगर राइट शिफ्ट करने को बोले तो उसका मतलब क्या होगा? ये जो नंबर है उसको नेक्स्ट बिट में लिख देना है, जो राइट मोस्ट डिजिट होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा और बाकी सबको एक राइट में शिफ्ट कर देना है, तो उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। उसका यूज़ कहाँ होता है वो बूथ एल्गोरिथम में आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 5 माइक्रो ऑपरेशन पॉसिबल है। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी आपको आना चाहिए। मैंने अभी बताया है कि R1 + R2 उसकी जो वैल्यू आएगी R3 में स्टोर हो रही, तो ये सेम चीज़ इधर रिपीट हो रही है, ठीक है ना, कि जो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है कोई भी माइक्रो ऑपरेशन हो रहा है उसको। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको इसकी सर्किट बनानी। मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि ये जो है R3 = R1 + R2, इसकी सर्किट कैसे बनती है। तो वैसे ही आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी सर्किट बना के दो। आपको ऑपरेशन दिया होगा कि जैसे ये ऑपरेशन लिख लिया कि R3 = R1 + R2 और बोल दिया कि इसकी सर्किट बना के दो, तो वो कैसे बनाएंगे वो आपको आना चाहिए। तो पहले प्रीवियस ईयर्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो फुल एडर की सर्किट पूछी गई है और एक एडर सब्ट्रैक्टर, दोनों एक साथ हो वैसी एक सर्किट पूछी गई है। तो पहले हम देखते हैं फुल एडर की। तो ये फुल एडर की सर्किट है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 बिट बाइनरी एडर, 4 बिट है, उनका एडिशन होता है, ठीक है। एक तो नंबर होगा A, दूसरा नंबर होगा B। A के 4 बिट है, B के 4 बिट है, इन सब का एडिशन करना है। तो उसके लिए कौन सी सर्किट का यूज़ होगा? फुल एडर का यूज़ होगा, वो अभी हमने ऊपर देखा। और ये C क्या है? ये कैरी है। आपको पता है फुल एडर है, उसमें 3 इनपुट होता है, एक है A1, एक है B1 और एक है C1। C मीन्स कैरी, A B मीन्स जो हमारे नंबर है वो। और जो भी कैरी होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, मीन्स आगे चला जाता है। इसका कैरी इसके आगे जाएगा, इसका कैरी इसके आगे जाएगा और इसका आउटपुट है वो भी आगे जाएगा, ठीक है। और ये आपका S1 S2 S3 S0 वो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो ये ऐसे बनती है 4 बिट बाइनरी एडर की सर्किट। वैसे एक दूसरी सर्किट जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को आपने मिला दिया और एक सर्किट बना दी। अभी ऊपर हमने देखा था कि ये जो सर्किट है 4 बिट अरिथमेटिक सर्किट, इसमें भी ऐसा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे हो जाता है वो भी देखते हैं कि इसमें आप मल्टीप्लेक्सर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे ऑपरेशन नहीं करने, आपको सिर्फ 2 ही ऑपरेशन करने हैं, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हमने ये वाला एक्सोर गेट यूज़ किया है, ठीक है। तो एक्सोर गेट से क्या होगा कि आपका जो सब्ट्रैक्शन मीन्स 2's कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड करने वाला पार्ट है वो इससे हो जाएगा, और दूसरा फुल एडर में आप डायरेक्टली एडिशन तो परफॉर्म कर ही सकते हो, ठीक है।
तो इससे 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट बनती है। तो इसका थियरी क्या है वो पढ़ लेते हैं। द मोड इनपुट एम कंट्रोल्स द ऑपरेशन। अब क्या है, जो एम है ना, ये अब ये गेट आप देख सकते हो, उसमें 2 इनपुट है, एक है B1 B0 B1 B2 B3 और एक है एम। एम मीन्स क्या है, वो मोड इनपुट है। इससे डिसाइड होता है या फिर एडिशन होगा या सर्किट में सब्ट्रैक्शन होगा, वो आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा, इसलिए एम की मदद से डिसाइड होता है। अगर m इक्वल्स टू 0 है तो एडिशन होता है, m इक्वल्स टू 1 है तो आपका सब्ट्रैक्शन होता है। ईच एक्सक्लूसिव और गेट रिसीव्स इनपुट m एंड वन ऑफ द इनपुट इज b। व्हेन m इक्वल्स टू 0 वी हैव b XOR 0। अगर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो m की वैल्यू तो 0 होगी, तो b XOR 0। अब XOR का ऑपरेशन क्या है, सेम बीट होती है ना तो उसका आंसर 0 आता है, अगर डिफरेंट बीट्स होती है तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो b XOR 0 का आंसर b आएगा। देन फुल एडर रिसीव्स द इनपुट द वैल्यू ऑफ b, द इनपुट कैरी इज 0। मीन्स क्या होगा, इनपुट कैरी की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, C0 की वैल्यू 0 होगी और फुल एडर में B0 की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। ठीक है, A0 तो इनपुट हो रहा है, B0 की वैल्यू इनपुट हो जाएगी और C0 इनिशियली 0 है। वैसे ही अगर m इक्वल्स टू 1 होता है तो अगर किसी का XOR करते हैं 1 के साथ तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मीन्स B0 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो 1 कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गया फुल एडर में, और C0 की वैल्यू उधर हम 1 फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है A0 माइनस B0 करना है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, A0 प्लस B0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो वो क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा और आप एडिशन की मदद से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऐसे होता है। तो ये इसकी सर्किट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि XOR गेट का यूज़ किया है। अभी तक किसी भी सर्किट में हमने XOR नहीं यूज़ किया है। ठीक है, NAND या फिर NOR यूज़ करते हैं पर XOR जनरली यूज़ नहीं करते, तो ये आपको याद रखना है। और एक सर्किट है 4 बिट इंक्रीमेंटर की। इंक्रीमेंटर मीन्स क्या है कि जो नंबर है उसमें एक ऐड करना है, तो हाफ एडर इसमें यूज़ हो जाता है। ठीक है, सारे 4 हाफ एडर यूज़, क्योंकि 4 बिट है इसलिए 4 हाफ एडर यूज़ किया, सब में एक एक ऐड करता जाना है। ठीक है, जैसे ये नंबर, तो इसमें क्या है, 1 ही ऑपरेंड होता है, मीन्स एक ही नंबर को आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। ये दो ऑपरेंड वाला ऑपरेशन नहीं है, ये सिंगल ऑपरेशन है, सिंगल ऑपरेंड वाला ऑपरेशन है। ठीक है, इसके यूनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है, इसलिए इसमें क्या एक ही ऑपरेंड मीन्स एक ही बिट की यूज़ होगा। दूसरा बिट क्या होगा, वो 1 या 0 होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। ऊपर हमने देखा कि अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, अब नेक्स्ट होता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अब लॉजिक मीन्स क्या, उसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, या फिर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ठीक है, लॉजिकल मीन्स उसका एक लॉजिक होता है, या फिर वो सही होता है या फिर वो गलत होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। इसमें ये सारे ऑपरेशन अवेलेबल है, एंड और है, क्लियर है, ट्रांसफ़र, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है, कॉम्प्लीमेंट है, नैंड है। ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। इनका सिंबल क्या है वो आपको याद रखना है, क्योंकि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में यही यूज़ होता है। जैसे एंड है तो ये जो उल्टा वी है वो एंड के लिए यूज़ होता है, वैसे ही वी जो सिंबल है वो और के लिए यूज़ होता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ऊपर डैश करते हैं। एक्सोर का जो जनरल सिंबल है प्लस करके उसके राउंड करना है, वो एक्सोर का सिंबल है। ठीक है, तो वो तो जनरल पर्पस है, पर एंड और का डिफरेंट है, वो आपको याद रखना है। क्लियर करता है मीन्स क्या, उसको रिसेट करके 0 से, जो भी वैल्यू एक्चुअली में है उसको 0 से रिसेट कर देते। ठीक है, तो उसको क्लियर ऑपरेशन बोलते हैं। अभी चलते हैं शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन पे। अब 2 ऑपरेशन अभी हमने पढ़ लिए, एक है अरिथमेटिक, एक है लॉजिकल। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन मीन्स क्या, कोई भी वैल्यू है उसको शिफ्ट करना है, या तो राइट शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। उसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसे कोई वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू है उसको ऐसे स्टोर किया जाता है, ऐसे बीट में होती है 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0, ऐसे बाइनरी में ऐसे वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसको शिफ्ट करना मीन्स क्या, एक ये जो R1 है वो R0 की जगह पे आ जाएगा, मीन्स वो राइट शिफ्ट हो गया। वैसे सारी बीट है वो एक राइट शिफ्ट होगी। ठीक है ना, उसको राइट शिफ्ट ऑपरेशन बोलते हैं। वैसे ही अगर R0 R1 की जगह पे आ जाता है और सारी बीट एक लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। ये कब यूज़ होता है, तो ये जनरली मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का जो कंप्यूटेशन होता है उसमें यूज़ होता है। तो वो बूथ एल्गोरिथम में हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेशन अवेलेबल है। एक है
शिफ्ट लेफ्ट, एक है शिफ्ट राइट। सर्कुलर शिफ्ट मीन्स क्या, ये जो आपको आया अब फिर से उसका शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सर्कुलर शिफ्ट हो जाता है। फिर एक है एरिथमेटिक शिफ्ट। और सर्कुलर मीन्स क्या कि जो आप अगर ऐसे राइट शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आर एन माइनस वन आर एन माइनस टू की जगह पे आएगा। वैसे आर वन है वो आर ज़ीरो की जगह पे आएगा, तो आर ज़ीरो के लिए जगह ही नहीं है, तो वो क्या होगा, आर ज़ीरो जो एक्स्ट्रा बीट बची है वो आर एन माइनस वन की जगह पे आ जाएगी, तो उसके सर्कुलर लेफ्ट राइट शिफ्ट बोलते हैं। अगर लेफ्ट से आपने शिफ्ट किया है तो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर होता है एक एरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट आर। ये एरिथमेटिक शिफ्ट क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में आगे पढ़ने वाले। वैसे ही एरिथमेटिक शिफ्ट राइट होता है, ठीक है। अब ये शिफ्ट ऑपरेशन होता कैसे वो देखते हैं। इसमें एक मल्टीप्लेक्सर का यूज़ होता है और दो आपके पास सर्किट है जो शिफ्टिंग के लिए है, ठीक है, और ये सारी कंट्रोल पिन्स है। S2 और S3 क्या है, मल्टीप्लेक्सर की कंट्रोल पिन है, और S0 और S1 क्या है, ये दो सर्किट की कंट्रोल पिन है। अब इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू फीड होगी, जो ये दो वैल्यू है ए आई है और बी आई है, ठीक है, उसकी वैल्यू इसमें फीड होगी। उससे जो आउटपुट मिलेगा उसको मल्टीप्लेक्सर में डालेंगे और उससे हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो ये सिंपल सर्किट है, इसमें कुछ डिटेल में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। इसमें ऊपर से सिर्फ बता दिया है कि आपके पास दो ऐसे सर्किट होगी जो शिफ्टिंग ऑपरेशन करेगी और उसको आपको क्या है मल्टीप्लेक्सर में डाल के आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। ये इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। और ये किसकी है वो आपको पता होना चाहिए कि एरिथमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन की ये सर्किट है। अगर आपको कोई बोलते हैं कैसी सर्किट आएगी तो ये आपको बना देनी, ठीक है। अब एक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लेक्सर कैसे बनता है और उसकी एक सर्किट होती है। वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीप्लेक्सर है उसको अगर नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या है, अगर आप 3 इनपुट नैंड गेट लेते हो तो वो 4 आपको 3 इनपुट नैंड गेट चाहिए और एक 4 इनपुट नैंड गेट, मीन्स टोटल 5 नैंड गेट की मदद से आप मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स क्या, उसमें 4 इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। अगर 8x1 मल्टीप्लेक्सर होता तो उसके लिए डिफरेंट सर्किट बनती है, उसके लिए डिफरेंट नंबर ऑफ गेट्स की आवश्यकता होती है। जैसे 8x1 होता तो ये वाले 8 होते, उससे कंबाइन करने वाले 2 होते और उससे आगे एक और एक होता, मीन्स क्या 4 8 2 10 और एक 1 11 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग था कि आपको कितने नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ती, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर की सर्किट कैसे बनती है। तो ये बेसिक उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आप देखना हो तो देख सकते। अब इस लेक्चर में हमने RTL जो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज है वो पूरा कंप्लीट कर दिया, मीन्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ GTU सिलेबस है COA का, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, उसके बारे में कंप्यूटर कैसे बनता है, उसकी सारी सर्किट्स कैसे कनेक्टेड होती है, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।